फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के ट्यूजर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके क्लास 8 में जिनका साइंस का एग्जाम होने वाला है। में भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं से हम लोग व्यवस्था कर करके इसको कोशिश करें कि आपको आसान भाषा में समझा दें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा कि आप इस वीडियो को आराम से 2 बार सुनिए। आप चाहे छमाही परीक्षा देंगे, चाहे वार्षिक परीक्षा देंगे, चाहे कहीं भी आप साइंस का परीक्षा देंगे 8, 9, 10th में, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलेगा। अच्छा ही है आप लोगों के लिए कि आप भले किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसको देख के रखिएगा तो आपको सारा क्लास में काम आएगा। तो ठीक है, हम इस वीडियो को लेट नहीं करते क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम जल्दी में है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम आपको आराम से ऑफलाइन में समझा देंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा बन गया कि अलैंगिक जनन की विधियां, तो अलैंगिक जनन क्या होता है, उसका विधि क्या है, उसके बारे में समझना है। तो आप लोग लिखिएगा अलैंगिक जनन की जो प्रजनन की वह विधि है, अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें केवल एक ही जनन भाग लेता है। मतलब अलैंगिक जनन में दोनों का जरूरत नहीं होता। लैंगिक में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों का जरूरत पड़ता है, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन भाग लेता है और बिना युग्मकों के संलयन के संतान उत्पन्न कर सकता है। और इसके लिए कोई युग्मक का जरूरत नहीं है, कहीं से भी उसके लिए फर्टिलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है ना। और इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा से कोई भी दूसरा फूल बनेगा गुलाब का, तो गुलाबी का हो जाएगा और सेम उसी टाइप का दिखेगा। अर्थात वे जनन के क्लोन के होते हैं। तो जो एक ही जैसा जन्म लेते हैं वो जनन के क्या कहलाते हैं, क्लोन। मतलब अलैंगिक जनन एक वैसा जनन है जिसमें केवल एक ही जनन भाग लेता है। और इसमें होता क्या है कि जो संतान उत्पन्न होगा वो सेम टू सेम, उसी से गुलाब का पौधा लीजिए, गेंदा फूल का पौधा लीजिए, एकदम सेम जैसा, जब एकदम एक ही टाइप का एकदम मतलब कि अपने बच्चे को जनन करते हैं, एकदम सेम उसी तरह दिखते हैं। और जो एक ही समान दिखता है उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसका दूसरा स्टेप अगर समझना है तो जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ। जैसे जंतु में कैसे होता है, तो जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 प्रमुख विधियाँ हैं। वो द्विविभाजन, मतलब बाइनरी फिजन उसको कहते हैं। यह एक सरल विधि है जिसमें एक एकल कोशिका वाला जीव 2 समान संतति कोशिका में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा में द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है, जहां जनक अमीबा अपनी कोशिका को 2 भाग में विभाजित करके 2 नए अमीबा उत्पन्न करता है। एक होता है मुकुलन। इसमें बताया था लैंगिक जनन का 2 विधियां प्रमुख है, देखो द्विविभाजन और एक है मुकुलन। इतना भी लिखिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा। तो एक है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन इस विधि में जनक जीव के शरीर पर एक छोटा उभार विकसित होता है। यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और जब यह पूरा तरह से विकसित हो जाता है तो यह जनन से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन देखा जाता है, और जो हाइड्रा होता है उसमें जो प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है। तो आपको अलैंगिक जनन का 2 विधि बता दिए, एक होता है द्विविभाजन, एक होता है मुकुलन। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक ही जनन भाग लेता है। आप इसको भी लिखिएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें एक ही जनन या एक ही जनक भाग लेता है और बिना युग्मकों के संलयन के संतान उत्पन्न करता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 प्रमुख विधियां हैं, द्विविभाजन जैसे अमीबा में और मुकुलन जैसे हाइड्रा में। इसको आप अच्छा से नोट कर सकते हैं, आपको कोई भी एग्जाम में काम देगा। क्लास 10 का भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो आप लोग जानिएगा कि पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है, तो पेट्रोलियम का निर्माण एक दिन में नहीं होता, इसके लिए लाखों वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है, लाखों वर्ष। तो पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्ष की भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह मुख्य रूप से प्राचीन समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों से बनता है। इसका निर्माण का प्रक्रिया क्या है, तो अवशेषों का जमाव। लाखों साल पहले जब समुद्री जीव और पौधे मर जाते हैं तो उनके अवशेष समुद्र तल पर जमा हो जाते हैं। तलछट द्वारा ढकना, इन अवशेषों को धीरे धीरे रेत और मिट्टी की परतों द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वे दबे रहते हैं। उच्च दाब और ताप, समय के साथ साथ इन तलछट्टी परतों पर दबाव बढ़ता गया और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण तापमान भी बढ़ा। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। उच्च दाब और ताप की इन परिस्थितियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन हो गए और ये पेट्रोलियम का रूप में आ जाते हैं। आप ऐसे एकदम सिंपल में अगर 2 नंबर में आएगा तो आप लिखिएगा पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्ष में समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों के उच्च दाब और ताप के तहत रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से होता है, जहां ये अवशेष तलछट की परतों में दबकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैक्टोबैसिलस क्या करता है, तो लैक्टोबैसिलस से दही जमता है। लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जो दही जमता है, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। एक है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो होता है आप लोग को छोटा छोटा हो जाता होगा,
शरीर पे छोटी माता ने क्या कहते हैं तो वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघ को बचाने के लिए चलाया गया था। जब 1973 में बाघ की संख्या कम हो गई थी तो उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आपको बता दिए थे कि अमीबा में होता है और मुकुलन होता है हाइड्रा में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन है। और वृद्धि हार्मोन, तो हम लोग जो वृद्धि हम लोग होता है, हम लोग का वृद्धि और विकास होता है, तो वृद्धि हार्मोन को हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा। लैक्टोबैसिलस दही जमता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ को बचाने के लिए किया गया था, अलैंगिक जनन मुकुलन में, और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि में। आगे बढ़ते हैं। आपको कोक का उपयोग लिख सकता है। कोक यानी आप कोयला जो देखते हैं ना, उसी के बारे में पूछ रहा है। कोक के 2 उपयोग लिखिए। कोक का उपयोग स्टील के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगर धातु को निकालना है, स्टील का निर्माण करना है, तो कोक का उपयोग होता है। यह आपका हो गया कि आपसे पूछेगा कोक का 2 उपयोग लिखिए, तो एक में लिख दीजिएगा कोक का उपयोग स्टील बनाने में, स्टील का निर्माण करने में, और दूसरा लिख दीजिएगा धातुओं को निष्कर्षण करने में, धातु को निकालने में। LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताइए। LPG जो है लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण बताना है। तो LPG लकड़ी से अच्छा कैसे घरेलू ईंधन है, तो इसके बारे में लिखिएगा। LPG लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा देती है। मतलब LPG जो आप जो गैस जलाते हैं घर में ना, वो लकड़ी की तुलना में ना अधिक ऊष्मा देता है, जल्दी उसमें गर्म होता है, धुआं कम देता है। और LPG क्या होता है? धुआं कम उत्पन्न करता है, और इसका कैलोरी मान अधिक होता है। मतलब खाना आप जल्दी से गैस पे बना सकते हैं, लकड़ी में थोड़ा धीरे बनता है। भले लकड़ी का खाना आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगे, लेकिन LPG का जो है ना लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा देता है, और ये धुआं कम देता है, लकड़ी धुआं ज़्यादा देता है, और इसका जो कैलोरी मान है ना वो अधिक होता है। किसका? LPG का। तो LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका कारण यही है कि ऊष्मा ज़्यादा है, धुआं कम है, पॉल्यूशन कम होता है। लकड़ी में क्या होता है? खाना धीरे पकता है और धुआं ज़्यादा निकलता है, तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इसलिए LPG ईंधन लकड़ी की तुलना में आज अच्छा है। ये कारण बता दिए। आगे बढ़ेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड डाटा पुस्तक क्या होता है। आप लोगों को क्लास में कभी 10 में शायद पढ़ाए होंगे, आप 8 में भी इसको समझिए अच्छा से कि रेड डाटा पुस्तक क्या होता है। तो जब भी कोई भी प्राणी संकटग्रस्त है, जैसे मान लेते हैं कि आने वाला टाइम में, पहले अभी देखिए आप लोग देख रहे हो गिद्ध गायब होते जा रहा है, धीरे धीरे गोरैया जो चिड़िया जो है छोटा वाला, वो सब गायब होते जा रहा है। तो जो भी पशु पक्षी सब गायब होते जाता है ना, जिसका संख्या कम हो, जैसे कि अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सब देखते थे, अभी वो कम होते जा रहा है। तो जिसका संख्या एकदम संकटग्रस्त हो जाए, जो संख्या एकदम नहीं के बराबर बच जाता है, तो कहाँ पर हम लोग चढ़ा देते हैं उसको? लाल खाता जैसे बोलते हैं ना, तो ये रेड डाटा बुक में चढ़ाते हैं। तो लिखेंगे रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, जिसमें पौधे, जानवरों और कवक शामिल है। मतलब जिसमें पौधा का, जानवर का या कवक का जिसका संख्या एकदम संकटग्रस्त हो गया, एकदम कम हो गया, जो गायब होने के कगार पर है, उसको हम लोग रेड डाटा पुस्तक में लिखते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। समझ गए होंगे। खरीफ फसल और रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको पता है खरीफ फसल में क्या आता है। तो खरीफ फसल जो खराब होने का समय में लगाया जाता है, जैसे बरसात में धान और मक्का। और रबी फसल में लिख दीजिएगा गेहूँ और चना, सरसों भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए अगर आ जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ बन सकता है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को, तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद कर लीजिए एकदम अच्छा से, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कपास एक खरीफ फसल का उदाहरण है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किण्वन कहलाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किण्वन कहलाती है। और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु कहते हैं। वृषण जो होता है नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? ये मादा हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो आप लोग लिखिएगा कि जो पेट्रोलियम का उत्पाद है, वो सड़क निर्माण में बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। किसको किया जाता है? बिटुमेन का। तो सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम बिटुमेन नामक उत्पाद उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो लिखिएगा पेट्रोलियम का बिटुमेन नामक उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। पेट्रोलियम का बिटुमेन नामक उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम लोग एक साथ दे रहे हैं। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आप लोग लिखिएगा प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक ऐसे रसायन हैं जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज होता है। और प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। जब भी हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। हमेशा डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर डॉक्टर ने बोला है 2 टाइम लेना है तो 2 ही टाइम लेना है, 3 टाइम बोला तो 3 ही टाइम लेना है, ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है।
जब भी हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो। दूसरा, पूरा कोर्स, संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरा कोर्स करें, भले ही आप बेहतर महसूस करें। कभी क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है, डॉक्टर जितना दवाई देता है हम लोग 1-2 खुराक खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर नहीं खाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सलाह लीजिए और जितना खुराक पूरा बोला गया है, ठीक हो जाए, महसूस करें अच्छा, तब भी आप उसको पूरा दवाई को पूरा कंप्लीट करें। सोए दवा ना ले। और एक चीज़ ध्यान ये रखना, कभी भी खुद से कोई चीज़ का दवा ना ले कि आपको सर दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो आप खुद से कोई दवा ले लेते। बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी दवा आप ना खाएं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से कोई भी प्रतिजैविक का सेवन ना करें। इसका दुष्प्रभाव पर भी ध्यान दीजिए कि ऐसा क्या हो सकता है। तो किसी भी असमान प्रतिक्रिया या दुष्प्रभाव की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कोई ऐसा कुछ खा लिए और आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि कुछ उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जंगल, जीव जंतु ये सब जो है उसके बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग बताए थे एक बार चक्र बना करके कि जैसे हम लोग आदमी हैं तो हम लोग फसल पे निर्भर है और फसल पे कीड़ा मकोड़ा निर्भर है। कीड़ा मकोड़ा मेढक उड़क खा करके सांप उस पे निर्भर है। सांप को लोमड़ी उमड़ी वो सब क्या खाता है, चील उल खा करके वो निर्भर है। और ऐसे कर करके ये जो है जीवन चक्र चलते रहता है। तो हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी के जीवन के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता हमें भोजन, दवाएं, ऑक्सीजन और स्वच्छ जल जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। यह पारिस्थितिक तंत्रों को स्थिर रखती है, जलवायु को नियंत्रित करती है और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में मदद करती है। जैव विविधता का नुकसान पारिस्थितिक असंतुलन, संसाधनों की कमी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समस्याओं का कारण बन सकता है। तो आप इसको, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप वो ऑफलाइन में मेरे से मिल करके आराम से एक एक क्वेश्चन का हल समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना तो फिर वीडियो को लाइक करते हैं। तो बाकी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब भी करिए। उससे होगा क्या कि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो काम करने में अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, बाकी आप लोग के लिए कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाई। जब हम लोग जवान होते रहते हैं तो हम लोग में क्या क्या परिवर्तन होता है उसका सूची बनाने बोल रहा है। या फिर बोल सकता है सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियों का कौन सा है उसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग यौन आरंभ जब होता है उसके समय होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है उसका सूची कैसे बनाते हैं। तो जब हम लोग यौन आरंभ होता है, पुबर्टी के समय में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, तो हम लोग का सबसे पहले हाइट बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जब हम लोग जवान होने वाले रहते हैं तो क्या बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। और थोड़ा हेल्थ बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ता है। तो ऊंचाई और वजन में वृद्धि होता है। तेजी से शारीरिक विकास होता है जब हम लोग 12 साल, 13 साल, 14 साल से ऊपर होते हैं। लड़कियों में 12 साल के बाद और लड़का में 14 साल के बाद हम लोग यौन आरंभ व्यवस्था में आ जाते हैं। और ऊंचाई के साथ साथ हम लोग का वजन भी थोड़ा बढ़ने लगता है। यौन अंगों का विकास होता है। लड़कों में अंडाकोश और लिंग का विकास होता है, लड़कियों में अंडाशय और गर्भाशय का विकास हो जाता है। तीसरा में होता है द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास। लड़कों में आवाज़ भारी हो जाता है। लड़का का आवाज़ धीरे धीरे क्या होता है, 14-15 साल का बाद भारी होने लगेगा। दाढ़ी मुछाने शुरू हो जाएगा, शरीर पर बाल उल सब बढ़ना शुरू हो जाएगा। लड़कियों में स्तन का विकास हो जाता है और उनका मंथली साइकिल, मासिक धर्म शुरुआत हो जाता है और कूल्हों का चौड़ा हो जाना, ये सब शुरू हो जाता है। चौथा, त्वचा में परिवर्तन, मुहासे और तैलीय त्वचा समस्याएं। जब भी आप जवान होने लगेंगे तो आपके मुंह में थोड़ा मोड़ा फुंसी आना शुरू हो जाएगा, है ना, और हल्का चिपचिपा टाइप का तैलीय जैसा स्थिति रहेगा, है ना, ऑयली फेस ये सब हो जाता है। और भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन हो जाता है। और इसमें मूड स्विंग होता है। मतलब क्या होता है, देखिए लड़की लोग का जब मंथली साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी थोड़ा मन जल्दी चेंज होता है, तो मन परिवर्तन होता है और पहचान संबंधी मुद्दों का अनुभव होता है। और लोगों को लगता है कि हम जिसको दोस्त बना रहे हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं, उसी का बात आपको अच्छा ज़्यादा समझ में आता है। बाकी लोगों का बात जो है वो थोड़ा तीखा लगता है। अगर गार्जियन उस समय कुछ भी चीज़ के लिए डांटते हैं, समझाते हैं तो थोड़ा अलग टाइप का लगता है। तो भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन होता है, उसमें मूड थोड़ा क्या होता है, स्विंग होता है। इसको बना करके आप अच्छे से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के आधुनिक विधियों कौन सा है उसके बारे में लिखना है। तो आप लोग सिंचाई यानी कि इरिगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी सिंचाई कैसे करते हैं, तो हम लोग पानी का व्यवस्था करते हैं और अपने हिसाब से उसको सिंचाई करते हैं। सिंचाई का जो आधुनिक विधियां आज के समय में वो जल का कुशलता पूर्वक उपयोग करती है। जैसे ड्रिप सिंचाई आज हो रहा है। क्या सिंचाई हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन। मतलब ड्रिप सिंचाई इसमें पानी सीधे पौधों के जड़ में जाता है। कहाँ पर चल जाता है, सीधा जड़ में। पहले क्या होता था, रास्ता से पानी जाता था क्यारी में, तो बहुत सारा पानी रास्ते में वेस्ट हो जाता था। आज जो हम लोग ड्रिप सिंचाई करते हैं तो सीधे पौधा के जड़ में आता है, बूंद बूंद करके दिया जाता है, जिससे पानी का बर्बादी कम होता है। छिड़काव सिंचाई एक होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। मतलब इसमें पादपों के माध्यम से पानी को उच्च दबाव पर छिड़काव करके
फसलों तक पहुँचाया जाता है। आप लोग देखेंगे फुहारा जैसा बना करके वर्षा के समान में, जैसे वर्षा होता है उस तरह से हम लोग पानी देते हैं, है ना। तो उसको एक तरह से फुहारा सिंचाई भी कह सकते हैं। फुहारा सिंचाई को हम लोग बोलते हैं पाइवोट इरिगेशन। यह छिड़काव सिंचाई का एक बड़ा रूप है जिसमें एक केंद्रीय धुरी के चारों ओर घूमने वाले लंबे पाइपों से पानी छिड़काव होता है। आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, फुहारा देकर के पाइप से प्रेशर बनाकर कैसे भी कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ लगा देते हैं जिसमें हल्का हल्का छेद टाइप का होता है और उससे भी हम लोग फुहारा सिंचाई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जितना क्वेश्चन हम आप लोग को दिए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आराम से इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिए। कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे से जो ज़्यादा जरूरी रहेगा सिर्फ वही क्वेश्चन ला पाएंगे, सारा क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट करेंगे तो सारा सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन जितना मेरे से हो पाएगा हम करेंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।